हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। आज हम जीओसी का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को स्टडी करना है। जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन होती है तो वो डायरेक्ट तो होने जाती है, उसमें सबसे पहले कोई इंटरमीडिएट बनता है। आफ्टर दैट इंटरमीडिएट हमारी रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले जो हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो क्या है? फ्री रेडिकल। ठीक है। फ्री रेडिकल का जो नेचर है, न्यूट्रल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे? जैसे ये हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। ठीक है। इसके पास एक क्या है? ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल इन द फॉर्म, अगर हम इसको स्टडी करें तो फ्री रेडिकल्स कैसे बने? जैसे हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को लीव करके चला जा रहा है। अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो इसने ले लिए हैं और जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके पास ही रह गए हैं। इसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है से। ठीक है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसका रिमेनिंग है? कार्बन। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? फ्री रेडिकल्स है। अब हाइब्रिडाइजेशन जो होती है फ्री रेडिकल की क्या होती है? sp2। sp2 कैसे हुई? जैसे फ्री रेडिकल है। ठीक है। जैसे ये फ्री रेडिकल है, अगर हम इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करें, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो कितने हैं? 1 2 3। 3 बॉन्ड्स है। अगर 3 बॉन्ड्स है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। और जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्लेनर है। और जो मैग्नेटिज्म है वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों है? इसके पास क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है। ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल और उसके बाद ये एलिलिक, देन टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है। मिथाइल रेडिकल है। ठीक है। हमारे पास ये सब है, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अब कार्बोकेटाइंस की। ठीक है। कार्बोकेटाइंस के केस में क्या होता है? कार्बोकेटाइंस सबसे पहले बनते कैसे हैं? कैसे बनते हैं? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? अगर जैसे सपोज ये हाइड्रोजन है। ठीक है। हाइड्रोजन तो यहाँ लीव नहीं कर सकता, हम क्लोरीन की बात करते हैं। ठीक है। मैंने लिया है यहाँ पे क्लोरीन। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कैसे होगी? जब हमारे पास क्या अटैच होगा? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। पुल करने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अपने ले लेगा। आफ्टर डैट जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ले लेगा उसके बाद हमारे पास क्या बना है? कार्बन के पास क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन ऐसे लीव कर जाएगा एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अपने। ठीक है। अपने तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा ही, साथ में ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी लेकर के चला गया है। ठीक है। फ्री रेडिकल्स के केस में उसने सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन लिए थे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही, साथ में ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स भी लेकर के लीव हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें भी कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 3 1 2 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और ये भी क्या है? प्लेनर है। प्लेनर है तो ये क्या है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कैसे है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे क्लोरीन क्या है? अपने भी बॉन्ड, अपने इलेक्ट्रॉन्स भी लेकर के चला गया, साथ में इसने कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स को ले लिए। ठीक है। तो इसलिए इसका बिहेवियर क्या है? डायमैग्नेटिक। इसके पास कोई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो स्टेबिलिटी जैसे फ्री रेडिकल्स के केस में थी, वैसे ही यहाँ पे कार्बोकेटाइंस के केस में भी रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी है और कार्बोकेटाइंस की, वो जनरली क्या है? सेम है। ठीक है। ये तो थे हमारे फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइन। कैसे बनते हैं? इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इनका स्ट्रक्चर क्या है? इनका मैग्नेटिज्म क्या है? ठीक है। उसके बाद है हमारा कार्बन आयन। अब कार्बन आयन की अब कार्बन आयन कैसे फॉर्म होता है? कार्बन आयन का बेसिक मीनिंग है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? जब हम कार्बन के पास सपोज, जैसे ये है हमारे पास, ये कार्बन है। ठीक है। ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। अगर हम इस हाइड्रोजन को, जैसे कोई सपोज कोई बेस आया NH2 नेगेटिव, ही हमारा क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है।
स्ट्रॉन्ग बेस आया, ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। आफ्टर दैट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, कार्बन के पास क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो किसके पास आ जाएगा, कार्बन के पास। तो ये हमारे पास क्या बना, एक तरह से कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन प्लस क्या बन गया हमारे पास, अमोनिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कार्बन आयन की फॉर्मेशन होती है। अब जो हमारे पास एक कार्बन आयन बना, एक इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है इसकी, 1 2 3, और इसके पास हमें पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है ना। अगर ये बॉन्डिंग में नहीं है तो ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने पीछे पड़ा था जीओसी पार्ट 2 में, कि लोन पेयर्स भी जो है इफेक्टिवली हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिडल है, डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, साथ में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी इधर ही है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म का कोई बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। कौन कौन होते हैं, अच्छा हम रिकैप्चुलेट करें। कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन दोनों डायमैग्नेटिक स्पीशीज है, लेकिन जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, एसच ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है एसच तो सही है, बाकी इसकी तरह ही है, लेकिन जो लास्ट में है टर्शियरी स्टेबल ना होकर के प्राइमरी है। इसका रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो प्राइमरी देन सेकेंडरी देन लास्ट में टर्शियरी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कार्बीन्स पे। अब कार्बीन्स क्या होते हैं, अगर मैं कार्बीन्स की बात करूँ, कार्बीन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे मेरे पास मिथेन है। ठीक है, मैंने क्या लिया, मिथेन लिया, मेरे पास ही मिथेन है। मिथेन में क्या होगा, दो हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेंगे। अगर दो हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाए, सिर्फ अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के, अगर इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लिए तो इनके पास क्या हो जाएगा, एच एच। ठीक है, एक एक ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन तो लेकर के चले गए, दो एच जो है यहाँ से लीव करके, ठीक है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो ये हमारे पास जिसका जो आफ्टर दैट जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, ये क्या होता है, कार्बीन। अब कार्बीन भी दो तरीके से है, एक है सिंगलेट कार्बीन और एक है ट्रिपलेट कार्बीन। अब दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं कार्बन के पास। ठीक है, अब इनकी अरेंजमेंट डिपेंड करती है कि जो कार्बीन्स है वो सिंगलेट होगी कि ट्रिपलेट होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी कि sp होगी। ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp है तो उसका स्ट्रक्चर भी हमें पता लग जाता है कि वो प्लेनर है कि लीनियर है। ठीक है, तो इसके अरेंजमेंट देखते हैं, पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या है कार्बीन की। जैसे ये कार्बीन है, ये H है, ये H है। अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स बनाऊं, दो p ऑर्बिटल्स बनाए मैंने इसके कार्बीन, दो p ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, जैसे ये है, कार्बन है। ठीक है, ये हमारे पास 1s है, ये हमारे पास 2s है, और ये हमारे पास 2p है। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। ठीक है, 4। तो ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है। उसके बाद क्या है कि कार्बन के पास यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स। वो दो इलेक्ट्रॉन्स कौन से, कार्बन के, ये अपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ठीक है, तो जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शिफ्ट होके कहाँ चले जाते हैं, 2p ऑर्बिटल में। 2p ऑर्बिटल में, अब 2p ऑर्बिटल में चारों अगर हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन गई, sp3। ठीक है, लेकिन जब ये दो हाइड्रोजन जो है, दो हाइड्रोजन ने तो ऑक्यूपाई कर ली अपनी पोजीशन, जब दो हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर जाएंगे, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है,
अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के वो चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो ये कौन से है? 2 p ऑर्बिटल है। तो ये 2 p ऑर्बिटल, एक मिनट में इसको, ये ठीक है, कौन से ऑर्बिटल्स हैं? ये वाला, ये वाला p ऑर्बिटल और एक ये वाला p ऑर्बिटल, यही ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं। ठीक है, अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट एक ही ऑर्बिटल में कर दूं, एक ही ऑर्बिटल में की तो एक वेकेंट है, तो ये हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp2, क्योंकि ये एज अ लोन पेयर यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। sp2 है तो ये ट्रिपलेट कैसे है? हम ट्रिपलेट सिंगलेट स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? थ्रू मल्टीप्लिसिटी। अगर मैं बात करूँ 2s+1, ये क्या है? हमारा मल्टीप्लिसिटी रूल है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं इसे। ठीक है, स्पिन स्टेट्स को हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू दिस। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास जो s है, s क्या है? स्पिन है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव स्पिन है, एक नेगेटिव स्पिन है, एक अपोजिट स्पिन है और एक सेम स्पिन है। तो इनकी जो स्पिन है वो क्या हो जाएगी? 0, है ना? इनकी स्पिन क्या हो जाएगी? 0। तो 0+1 कितना हो जाएगा? 1। तो इसकी जो स्टेट है वो कौन सी होगी? सिंगलेट। सिंगलेट स्टेट हुई। सिंगलेट स्टेट कब हुई? जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? यहाँ पे ना हो करके कहाँ हो गए? इधर ही। कौन से? जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? इसमें ना हो करके कहाँ हो गई? ये हमारे पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल बच गया है। ठीक है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल बच गया है, तो वो हमारी कौन सी स्टेट हो जाती है? सिंगलेट स्टेट। अब ट्रिपलेट स्टेट हमारे पास कैसे बनती है? देखिए, जैसे कार्बिन है, कार्बन है सॉरी, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, एक p ऑर्बिटल ये रहा मेरे पास, एक p ऑर्बिटल ये रहा मेरे। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? यहाँ पे तो दोनों ऑर्बिटल, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में थे, यहाँ पे मैंने इनको अलग अलग ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अलग अलग ड्रॉ कर दिया मैंने इनको यहाँ पे। उसके बाद अलग ड्रॉ करने से क्या होगा? अगर मैं इनका मल्टीप्लिसिटी रूल के थ्रू कैलकुलेट करूँ तो 2s+1, तो यहाँ पे क्या है? 2 स्पिन है, दोनों स्पिन, इसकी स्पिन हाफ, इसकी स्पिन क्या है? हाफ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 2/2। 2 स्पिन है, हाफ हाफ है, ठीक है, उनकी स्पिन क्या है? हाफ हाफ है, +1 = कितना होगा? ये कैंसिल, तो 3। तो ये हमारी कौन सी स्टेट हुई? ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी स्टेट हुई? ट्रिपलेट स्टेट। तो समझ आ गया है? तो सिंगलेट स्टेट जो है वो हमारी कौन सी होती है? प्लेनर होती है। ये तो मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया है, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, जैसे ये कार्बन है, एक एच इधर हुआ, एक एच इधर हुआ, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हुई? हमारी सिंगलेट स्टेट, सॉरी ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट हमारी कैसे हुई? सेकेंड, ट्रिपलेट स्टेट हमारी कैसे हुई? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी क्या अरेंजमेंट हुई? लीनियर अरेंजमेंट। ये लीनियर अरेंजमेंट है हमारी। और अगर हमें प्लेनर अरेंजमेंट बनानी है तो ये हमारी क्या है? प्लेनर अरेंजमेंट है। ठीक है, प्लेनर अरेंजमेंट कैसे है? प्लेनर अरेंजमेंट कैसे है? ये और ये ऐसे। ठीक है, ये कार्बन हमारा सेंटर में है, कार्बन हमारा सेंटर में है, एक तरफ हमारे लोन पेयर है और 2 हमारे बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन के। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ हमारा? प्लेनर। प्लेनर कैसे? सिंगलेट में। ठीक है, उसके बाद अब एक है डायमैग्नेटिक, ऑब्वियस है, जो ट्रिपलेट स्टेट है जिसमें सिंगल सिंगल फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और जिसमें डबली फिलिंग्स है, डबली फिलिंग्स कैसे? ये वाला जो है हमारे पास है, एक एच, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है? डायमैग्नेटिक। किस? क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एक डायमैग्नेटिक है, एक पैरामैग्नेटिक। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट। और ये कौन सा है हमारा? सिंगलेट।
ठीक है? तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो कौन-सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है? ट्रिपलेट, ठीक है? स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? ट्रिपलेट की, क्योंकि इसमें यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें एक ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है। एक ऑर्बिटल वेकेंट है, जो ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर हम हंड्स रूल के अकॉर्डिंग देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो कैसी होती है? सिंगली-सिंगली, है ना? सिंगल-सिंगल होती है, ऐसे, ठीक है? तो हमारा जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है वो कौन-सा है? ट्रिपलेट स्टेट है, ठीक है? ट्रिपलेट स्टेट में क्या है? यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये तो हमारे थे रिएक्टिव इंटरमीडिएट। या फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड कार्बीन, ठीक है? अब उसके बाद वन मोर है, ऐसे हमारे पास बेंज़ाइन्स भी है और नाइट्रीन्स भी है। अब बेंज़ाइन है, ठीक है? बेंज़ाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जैसे मैंने कंसिडर किया कि मेरे पास बेंज़ीन रिंग है, ठीक है? ये मेरे पास क्या है? बेंज़ीन रिंग है। इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सपोज़ कि यहाँ पे कोई बेस आया, जैसे मैंने ये ले लिया, बेस आया बेस आया, ठीक है? बेस आया, उसने क्या किया? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया। आफ्टर दैट एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ऐसे, ठीक है? ये हाइड्रोजन है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है? ये चला गया है, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा यहाँ पे? यहाँ पे बॉन्ड भी नेगेटिव चार्ज क्या करेगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करेगा? कॉन्जुगेशन में इसके साथ, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? बेंज़ाइन की, ठीक है? ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे? बेंज़ाइन। इसके जो लोन पेयर्स थे, ठीक है? उन्होंने क्या किया? बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। तो हमारे पास ऐसे हमारे पास बेंज़ाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है? बेंज़ाइन। बेंज़ाइल क्या है? एक न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बेंज़ीन रिंग by removing two substituents. ठीक है? In ortho position, one of the electrophile and other in the form of nucleophile. ठीक है? अब इसने अटैक किया एज ए इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर गया, हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा तो बॉन्ड इसमें चला जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन, बेंजाइन सॉरी। अब उसके बाद कौन कौन से रिएक्शंस है जो बेंजाइन शो करता है? अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी, एबनॉर्मल पाई बॉन्ड बनता है इसमें। एबनॉर्मल पाई बॉन्ड कैसे है? ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये बाहर वाला बॉन्ड है, इसको अगर हम ऐसे शो कर दें ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, ये पाई ऑर्बिटल्स हमारे पास कैसे फॉर्म होते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ऐसे, है ना? सिग्मा बॉन्ड तो उनमें क्या होती है? अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होती है ऐसे। अगर एक ऐसे है तो एक ऐसे है, ऐसे, ठीक है? ऐसे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? उनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है? तो उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा बेंजीन। जो बेंजाइन है वो कौन कौन सी रिएक्शन फॉर्म करते हैं? जैसे मैंने ये स्ट्रॉन्ग बेस डाला, सोडामाइड, सोडामाइड डाला मैंने इसमें, क्लोरोबेंजीन है। इस सोडामाइड ने क्या किया? बेस है, ये क्या करेगा? अटैक करेगा कहाँ पे? इधर, यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से क्या होगा? क्लोरीन जो है एज अ Cl नेगेटिव जो है यहाँ पे लीव कर जाएगा, यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी होगी तभी तो सोडामाइड यहाँ पे अटैक कर, ठीक है? तो हमारे पास क्या बनता है? बेंजाइन, बेंजाइन बना, ठीक है? और एक चीज़ और, बेंजाइन जो है कौन सी रिएक्शन जो देते हैं? डायल सेल्डर्स रिएक्शन विद डाइन, कोई भी डाइन हो जाए, जैसे ये एल्कीन हो गई, एल्कीन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बनाया, तो बेंजाइन क्या करते हैं? डायल सेल्डर रिएक्शन देते हैं, ठीक है? ऐसे ये हमारे पास क्या बना है? ये बॉन्ड बना है, ये सिंगल बॉन्ड इधर बन गया, सिंगल बॉन्ड इधर बन गया, और ये ऐसे, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या बने? डायल सेल्डर रिएक्शन, और डायल सेल्डर रिएक्शन, ठीक है? और कौन रिएक्टिव इंटरमीडिएट देते हैं? ये बेंजाइन, ठीक है? विद डाइन्स के साथ। उसके बाद ये तो रिएक्शन शो कर रहा है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स क्या होते हैं? एनालॉगस है किसकी तरह? कार्बीन्स की तरह, सेम,
अब नाइट्रीन्स कैसे बनते हैं? अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने अमोनिया लिया, अमोनिया में मेरे पास एक लोन पेयर होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, है ना? ये स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं अल्काइल ग्रुप लगा दूँ, उसके बाद हाइड्रोजन जो है अपने-अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएँगे, ठीक है? अगर हाइड्रोजन अपने-अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चले गए, तो हमारे पास क्या हुआ? 1 सेकंड, तो हमारे पास क्या बना? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2, और एक अल्काइल ग्रुप है। तो ये हमारे पास क्या बना? नाइट्रीन, ठीक है? अब नाइट्रीन भी सिंगलेट होते हैं और ट्रिपलेट होते हैं। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट कैसे होंगे? ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हुए हैं, जैसे ये है, ठीक है? इसमें क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक ही ऑर्बिटल में हो गए, p ऑर्बिटल में, और एक में सिंगली-सिंगली फ़िल्ड हो गए, ठीक है? तो ये क्या है हमारी ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट कैसे, अगर मैं अकॉर्डिंग टू द स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल देखूँ, तो यहाँ पे इनकी स्पिन तो क्या है, 0 है। कैसे? एक पॉजिटिव स्पिन है, एक एंटी स्पिन है। तो इनकी स्पिन क्या हो गई? 0। अब इनकी स्पिन क्या है? सेम-सेम है। इनकी स्पिन कैंसल नहीं हो सकती। तो 2 इंटू 2/2 प्लस 1, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो इसकी स्टेट क्या हुई? ट्रिपलेट। कौन सी स्टेट है ये? ट्रिपलेट। किस केस में ट्रिपलेट है? जब हमारी कार्बिन क्या थी? sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, जब हमारी कार्बिन क्या थी? sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। उसके बाद अब नाइट्रीन्स हमारे पास कैसे कैसे बनती है नाइट्रीन? फर्स्ट जो बहुत सो मच इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है? हम अमाइड को लेते हैं, ठीक है, अमाइड को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन से हमारे पास क्या बन जाता है? NaOBr, ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले बेस आता है। रिएक्शन में जब भी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अगर हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो कभी भी इस फॉर्म में नहीं आएगी। अगर इस फॉर्म में आ गई तो हम डायरेक्ट उसको पहचान आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नहीं, ये हॉफमैन ब्रोमाइड है, साथ में एमाइड दिया हुआ है, तो पक्का ये हॉफमैन ब्रोमाइड है, जिसमें हमारे पास प्राइमरी मीन की फॉर्मेशन होती है ब्रोमाइड। लेकिन एग्जाम्स में क्या होता है कि कंफ्यूज करने के लिए हमें ये दे देते हैं रिएजेंट, और साथ में एमाइड दे देंगे, करो अब आप रिएक्शन। तो आधे लोगों को तो ये नहीं समझ आता कि NaOBr होता क्या है। NaOBr कैसे बनता है? NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या होता है कि बेस आया NaOH से, बेस आया, बेस ने क्या किया? सबसे पहले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन के पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे लोन पेयर्स, ठीक है। ऊपर से अभी यहाँ से क्या हो रहा है कि ब्रोमीन भी लीव कर जा रहा है। ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे करके क्या होगा? चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन भी चला गया और ब्रोमीन भी चला गया है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास नाइट्रीन बन जाएगा यहाँ। ब्रोमीन भी लीव कर गया है। अब हमारे पास ये क्या बना? नाइट्रीन। अब नाइट्रीन से रीअरेंजमेंट होकर के क्या बनता है हमारे पास? आइसोसाइनाइड। ये अल्काइल ग्रुप कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये, क्योंकि इसके पास क्या है, अगर यहाँ से लीव कर जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा? नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास आएगा तो जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है, वो इसके साथ क्या आ जाएंगे? कंजुगेशन में क्या बन जाएगा हमारे पास? आइसोसाइनेट। फिर उसके बाद जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे क्यूएच की, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? प्राइमरी मीन की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मैक्सिमम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आती ही आती है, ठीक है। और इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी पूछे तो इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होता है? इन बिटवीन द रिएक्शन नाइट्रीन, ठीक है। नाइट्रीन की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। कैसे होगी? जैसे मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है लेकर के चला जाएगा, ब्रोमीन भी अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, तो इसके पास 2 पेयर्स बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। एक तो ऑलरेडी इसके पास है ही अपना लोन पेयर, और एक हाइड्रोजन का भी और एक ब्रोमीन का भी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? नाइट्रीन बन जाएगी। अब उसके बाद एजाइड्स। एजाइड्स क्या होते हैं? ये N3 नेगेटिव। ये हमारे पास एजाइड्स है। ऑब्वियसली जहाँ एजाइड्स दिख जाएंगे वहाँ पे नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होगी होगी।
तो नाइट्रोजन खुद में एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जो सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी को गेन करता है। एज अ नाइट्रोजन ये लीविंग ग्रुप जो है ये लीव कर जाएगा, ठीक है। तो जो अल्काइल एजाइड है, यहाँ पे अल्काइल एजाइड है, अल्काइल एजाइड क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट नाइट्रोजन सबसे पहले रिमूव हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल नाइट्रोजन, ठीक है। अल्काइल नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे बन गया है। अब उसके बाद अनसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रीन कैन बी, और कैसे कैसे नाइट्रीन की फॉर्मेशन हो सकती है, बाय फोटोलिसिस और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अमोनिया एजाइड, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अटैकिंग रीजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं मेसोमेरिक इफेक्ट में जो मैंने करवाया था उसी में, कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं, जिनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं होता, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं उनका जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है, सेंट्रल एटम का, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, लेकिन उसके पास चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। इनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। अगर मैं उठा लूँ कैसे ही, मतलब कैसे ही इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ये तो हमें पता है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा वो हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, ठीक है। अब न्यूट्रल न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ BH3 का, तो BH3 के केस में क्या होता है, बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे ये मेरे पास है 1s ऑर्बिटल, ये है 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल। तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका 5। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे 5, तो ऐसे, ठीक है, ये बना हमारे पास। उसके बाद क्या होगा, इसको अगर हम जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जंप करके p ऑर्बिटल में चला गया, ये तो एज इट इज आएगा 1s2। 2s के केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उठा यहाँ से, जंप करके कहाँ चला गया, इसमें, ठीक है। उसके बाद अब 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स है, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स कहाँ गए, इधर, इधर, इधर। ये हमारे पास क्या बना है, सच एक वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, वेकेंट 2p ऑर्बिटल, वेकेंट 2p ऑर्बिटल। इस वेकेंट 2p ऑर्बिटल की वजह से ही जो बोरॉन हाइड्राइड है, सॉरी बोरॉन हाइड्राइड ने ट्राइब्रोमो है, तो ये क्या है, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, जिसकी वजह से, क्योंकि एक वेकेंट p ऑर्बिटल है BH3 के पास, ठीक है। BH3 सच दो मॉलिक्यूल्स BH3 के रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, डाइब्रोमीन, B2H6 बोलते हैं जिसको, ये क्या बनाते हैं, डाइब्रोमीन, डाइब्रोमीन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइब्रोमीन। ये BH3 जो है एज सच एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ये क्या होती है, रिएक्टिव स्पीशीज होती है, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स है, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स है, कौन से न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। चार्ज न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कैसे, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनके पास चार्ज नहीं होता है। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, जिसके पास दो सेंट्रल एटम होते हैं, ठीक है, एक न्यूट्रल होता है और एक चार्ज स्पीशीज होता है, ठीक है। दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, जैसे अगर मैं साइनाइड की बात करूँ, ये जैसे साइनाइड है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होगा, और ये क्या होगा, चार्ज, ठीक है। ये ऐसे साइनाइड भी एक्ट करते हैं और ये एज आइसोसाइनाइड भी एक्ट करते हैं, ऐसे दोनों ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तभी इनको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, बिकॉज दे हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, ठीक है।
उसके बाद याद कर लेना कौन-कौन से होते हैं हमारे पास एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, NO2 साइनाइड, NO2 साइनाइड और SO3H। ठीक है? ठीक है? ये देख लेना। तो ये क्या है हमारे पास एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। अब जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो लुईस बेस भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। कौन-कौन से हैं जो इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल भी। ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका कार्बन क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, अपने पास रख लेता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बन पे ही करेगा। अगर H पॉजिटिव आया, अब इस केस में देखिए यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया, मैं बात करती हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास। मैंने एसिड हलाइड ले लिया, जैसे एसिड हलाइड ले लिया, एसिड हलाइड ले लिया जैसे मैंने, तो एसिड हलाइड अगर यहाँ से लीव करेगा तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे एक बेस है, अगर बेस एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक्ट कर, बेस ने क्या किया एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था, यहाँ पे हेलोजन जो है लीव कर जाएगा। हेलोजन यहाँ से लीव कर गया तो ये आ गया हमारे पास। और इसका एक और भी तरीका है, यहाँ पे तो किसकी पार्टिसिपेशन हो रही है, कार्बन की पार्टिसिपेशन हो रही है इस केस में। यहाँ पे किसकी पार्टिसिपेशन हो रही है, कार्बन की पार्टिसिपेशन हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अगर यहाँ पे H पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H प्लस ये आयन यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आपस में अट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे ना, क्योंकि दोनों के यहाँ डेफिशिएंट है। तो H प्लस इधर ना जा करके किसके पास अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। कौन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड। तो यहाँ पे दोनों की पार्टिसिपेशन हो रही है, कार्बन भी एक्ट कर रहा है एज अ एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक होते हैं और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब एसिडिटी ऑर्डर। अगर HF वाटर और अमोनिया और CH4 में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, HF। अब जो जितना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, जो जितना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, मोर एसिडिक, उसका कॉन्जुगेट बेस जो है उतना ही वीक होगा। कॉन्जुगेट बेस जो है वो उतना ही क्या होगा, वीक होगा। और जो जितना ही ज़्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही बेस्ट लीविंग ग्रुप होगा, बेस्ट लीविंग ग्रुप। अगर वो अपने प्रोटॉन को लीव कर देता है, इफ प्रोटॉन इज रिलीज, वो उतना ही ज़्यादा बेस्ट लीविंग ग्रुप होगा। ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे आगे। उसके बाद अब हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है और रीअरेंजमेंट। आज हम सब्स्टिट्यूशन तक ही करेंगे। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक ग्रुप को हटा करके दूसरा ग्रुप लगा दो, एक एटम को रिप्लेस करके दूसरा एटम लगा दो, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। जैसे यहाँ पे है इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड में क्या आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इथाइल ब्रोमाइड के हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रोमीन लीव कर जाएगा किसके साथ, सोडियम के साथ, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ पे लीव कर जाएगा, तभी यहाँ पे OH अटैक करेगा। ठीक है, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ अटैकिंग स्पीशीज, सब्स्टिट्यूशन को हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन उसके बाद क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। 3 टाइप्स की होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अटैकिंग स्पीशीज, कि जो हमारी अटैकिंग स्पीशीज है उनका क्या नेचर है, न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है या फ्री रेडिकल। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंडर आती है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, ठीक है,
यहाँ पे अटैकिंग रीजन कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। ये बेस्ट लीविंग ग्रुप है तभी तो यहाँ पे लीव कर पाएगा। अगर ये बेस्ट लीविंग ग्रुप ही नहीं होगा तो ये लीव नहीं करेगा, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो डिपेंड किस पे करता है? सबस्ट्रेट पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में अटैकिंग रीजन पे भी। पर जो लीविंग ग्रुप है उस पे भी हमारी केमिस्ट्री डिपेंड कर रही है कि वो अगर वो इजीली लीव कर जाएगा तो वो तो बेस्ट लीविंग ग्रुप है। अगर वो ही लीव नहीं करेगा तो हमारा क्या है? पुअर लीविंग ग्रुप। ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया था सबसे ज़्यादा एसिडिक। अगर मैं औरों के कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे HF सबसे ज़्यादा एसिडिक था। क्यों था? क्योंकि फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये H+ आयंस लूज करेगी तो इसके बहुत ज़्यादा एसिडिक H+ आयंस होंगे। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो HF यहाँ पे ना होकर के कौन है? HI है। HI क्यों है? क्योंकि जो आयोडाइड है, आयोडाइड क्या है? एक बेस्ट लीविंग ग्रुप है। एक बेस्ट लीविंग एक बेस्ट लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप क्योंकि आयोडाइड जो है खुद में स्टेबल है। लार्ज लार्ज एलिमेंट है ये। लार्ज, सबसे ज़्यादा लार्ज है। इसका जो एटॉमिक साइज़ है, लार्ज एटॉमिक साइज़ होना चाहिए, सॉरी एलिमेंट में। इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या है? बहुत ज़्यादा लार्ज है। ठीक है। बहुत ज़्यादा लार्ज साइज की वजह से ये खुद में ही इतना स्टेबल है कि इसको किसी के साथ बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आयोडीन देखते हैं ना कि जब भी किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो ये एज एंटीबायोटिक काम करती है आयोडीन, क्योंकि स्टेबल होती है तभी ये अवेलेबल होती है। क्या कभी देखा है कि फ्लोरीन आपको दिख रही है कि नहीं, फ्लोरीन बाय कर लो? नहीं। ठीक है। ब्रोमीन प्रेजेंट होती है एज अ लिक्विड फॉर्म। ब्रोमीन भी हमें मिल जाती है क्योंकि ब्रोमीन भी क्या है? लार्ज है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है। तो जिसकी वजह से चाय जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि अगर आयोडाइड खुद में एक बेस्ट लीविंग ग्रुप है तो H पॉजिटिव आयन तो सोल्यूशन में ऐसे रिलीज कर देगा, तो इसलिए ज़्यादा एसिड है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करती है? ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये H+ आयंस को होल्ड करती है। अगर हम कंपैरिजन करें और ग्रुप्स के साथ तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इसके H+ आयन जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब लीविंग एबिलिटी। सबसे ज़्यादा बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन है हमारा? आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, देन लास्ट में फ्लोरीन। तो हमारे पास ये ऑर्डर है, ये हमारे पास कुछ लीविंग ग्रुप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट लीविंग ग्रुप्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये तो हमने स्मॉल लिविंग ग्रुप्स पढ़े हैं कि आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है। लेकिन अगर हमारे पास ये लिविंग ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स। ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? टोसाइलेट्स। टोसाइलेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मिसाइलेट्स। ठीक है। इसको हम ऐसे नाम देते हैं OTF, OTS, ऐसे करके। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लिविंग ग्रुप्स होते हैं ये। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे ये है, मैंने ये लिया फिनाइल, 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 साथ में मैंने लगा दिया OTS। OTS खुद में इतना बल्कि ग्रुप है, ये बोलेगा कि नहीं मैं अकेला ही पसंद हूँ, अकेला ही रिलीज कर जाएगा। रिलीज कर जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकैटायन है उसकी फॉर्मेशन जल्दी हो जाती है। ये हम पढ़ेंगे Wesson-1 रिएक्शन में, Wesson-2 रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है। तो कार्बोकैटायन जो है इजिली फॉर्म हो जाते हैं ड्यू टू दिस बेस्ट लिविंग ग्रुप्स। ठीक है। तो याद रखना है कि कौन कौन से हमारे पास बेस्ट लिविंग ग्रुप है। अब उसके बाद हमारे पास जो SN1 है और SN2 रिएक्शंस क्या होती है। सबसे पहले SN2 से ही हमें पता लग रहा है कि कौन सी रिएक्शन है बायमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर। और SN1 रिएक्शन से ही हमें क्या पता लग रहा है कि ये क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। जो SN1 रिएक्शन है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ये क्या है? 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। और जो SN2 रिएक्शन है ये क्या है? सिंगल स्टेप प्रोसेस है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप
रिएक्शन, ठीक है? इसमें क्या होगा कि हमारे पास आरएल एल्काइल ग्रुप है विद लीविंग ग्रुप, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया और लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर गया। लीविंग ग्रुप यहाँ पे तभी लीव करेगा ना जब हमारा लीविंग ग्रुप क्या होगा, गुड लीविंग ग्रुप होगा या बेस्ट लीविंग ग्रुप होगा। तो SN2 के केस में लीविंग ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? और इस केस में क्या होगा कि जो लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे भी लीविंग ग्रुप डिपेंड करता है कि लीविंग ग्रुप कैसा है। अगर लीविंग ग्रुप बेस्ट होगा तो यहाँ पे भी वो जल्दी लीव कर जाएगा और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन की, ठीक है? तो 2 स्टेप प्रोसेस है। अब सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है वो, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है, साथ में वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड। लेकिन SN1 के केस में क्या है कि वो सबस्ट्रेट पे तो डिपेंड कर ही रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे वो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है और जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है? अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो फटाफट आके अटैक करेगा, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक, अगर उसके पास स्पेस होगा अटैक करने के लिए तो वो करेगा, अगर नहीं होगा स्पेस, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वो इजिली अटैक करके अपनी पोजिशन को बना लेगा, ठीक है? उसके बाद है जो ट्रांजिशन स्टेट है, कौन सी ट्रांजिशन स्टेट है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है कार्बन को, यहाँ पे क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एज अ लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये नहीं कि ये सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है कि एक तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, इस पे केस में क्या है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है? जैसे यहाँ पे है स्लो स्टेप रिएक्शन है ये फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्या हो रहा है, लीविंग ग्रुप लीव कर गया है पहले ही, फिर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के साथ जो अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड बन गया है, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे जो है द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन द सबस्ट्रेट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द, यहाँ पे कौन सा अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा, और यहाँ पे फ्रंट साइड भी अटैक कर हो सकता है और बैक साइड भी, कैसे, कार्बोकेटाइन बन गया है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन बन गया है, ठीक है? अब वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और वो नीचे से भी अटैक कर सकता है, इसलिए हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे बैक प्रोडक्ट भी बनेगा और फ्रंट साइड भी बनेगा, ठीक है? बट जो प्रेफरेंस वो होते हैं वो किसको होती है, बैक साइड अटैक को ही होती है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बनेगा कि एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है और दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 50% जो है इन्वर्जन होगी और 50% यहाँ पे क्या होगी, रिटेंशन होगी, ये 50% रिटेंशन और 50% क्या होगी, इन्वर्जन। अब इसमें जो ऑर्डर है अल्काइल हैलाइड्स का वो क्या होगा, मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी लास्ट में टर्शियरी, इस केस में क्या होगा, टर्शियरी सेकेंडरी देन प्राइमरी। नो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर हमारे पास सपोज जैसे अगर हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है? साथ में यहाँ पे कोई ग्रुप अटैक कर रहा है, जैसे ये है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, OH नेगेटिव के अटैक होने से पहले अगर इसके पास पॉसिबिलिटी है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाए तो ये क्या करेगा, सबसे पहले टर्शियरी कार्बोकेटाइन में चेंज होगा, देन इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, तो इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट, कि वो सेकेंडरी से क्या बन जाता है, टर्शियरी में, अगर उसके पास पॉसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है कि वो बन सकता है तभी, ठीक है? और उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल्स का नेचर है, क्या क्या होना चाहिए, फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होने चाहिए, और जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, ज़्यादा, तभी तो वो अप्रोच करेंगे तो ऐसे लिविंग ग्रुप लीव करेगा। लेकिन SN1 के केस में क्या हो रहा था
ये सबसे पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही थी और फिर लीविंग ग्रुप लीव कर रहा था। देन उसके बाद लास्ट में न्यूक्लियोफाइल आया। यहाँ पर सबसे पहले किसका काम है? न्यूक्लियोफाइल का ही। ठीक है। उसके बाद फेवर्ड बाय सॉल्वेंट्स ऑफ हाई पोलैरिटी, इसके लिए कौन से सॉल्वेंट चाहिए? पोलर सॉल्वेंट चाहिए। और इसके पास कौन से सॉल्वेंट चाहिए जिनकी पोलैरिटी क्या हो? लो। नॉन पोलर टाइप। कौन से होते हैं नॉन पोलर टाइप? जैसे CCl4 हो गया या एसीटोन हो गया, इस टाइप से। ये क्या होते हैं? नॉन पोलर। ये जो रिएक्शन है ये क्या है? नॉट कैटलाइज्ड बाय एनी कैटलिस्ट। इसमें कैटलिस्ट कोई रोल प्ले नहीं करता है, इसमें कैटलिस्ट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो आज हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक किया, कल हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। आज हमने न्यूक्लियोफाइल किया है, इलेक्ट्रोफाइल्स किए हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हमने किए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।